हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास जो है एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में चार्जेस हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकता है। तो जब एक स्ट्रेट वायर में बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं तो वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। ठीक है, और वो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा तो उसका इफेक्ट तो हर पॉइंट पर होगा जहां तक उसका एरिया होगा। तो हम लोग क्या पता करना चाहते हैं कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि डायग्राम देखो, यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है P, जहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, अगर मैं आपको इस डायग्राम को डायरेक्टली एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको जो है मैं आपको पहले समझाता हूं डायग्राम को, फिर डेरिवेशन पे वापस आते हैं हम लोग। चलो इस डायग्राम को पहले हम लोग समझते हैं, पहले डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद इस डायग्राम पर जो है वापस आके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसको साइड में करते हैं हम लोग और इसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आप इस चीज को डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, स्ट्रेट वायर है, कितना भी लंबा हो सकता है, उसका लेंथ है मान लो L है। ठीक है, और इस पर जो है कौन सा चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है अवेलेबल है। ठीक है, इसके बीचों बीच से, यहां से इसके सेंटर से जो है क्या है, इसके सेंटर से जो है कैपिटल R डिस्टेंस पर क्या है, कैपिटल R डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट है P। क्या नाम है इस पॉइंट का, P। हम लोग क्या चाहते हैं, इस P पॉइंट पर ये जो स्ट्रेट वायर है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगाएगा, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, इस P का पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले ये कहां पर एग्जिस्ट करता है इसको हमको बताना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों एंड से जो है हमने इसके पोजीशन जो है हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो जो P पॉइंट है इस नीचे वाले एंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ध्यान से समझना क्योंकि डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है अभी। ठीक है, तो ये एंगल जो बना रहा है ये एंगल है सपोज फाई 1। ठीक है, क्या एंगल है ये, फाई 1। उसके बाद यहां से ऊपर वाले से जो ये जो भी इस एंड से जो एंगल बना रहा है इसके साथ, इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं कितना, इसको ले लेते हैं हम लोग फाई 2। ठीक है, उस एंगल को कितना लेंगे, फाई 2। ठीक है, ये है फाई 2। ठीक है, अब देखो ये जो फाई 1 और ये जो फाई 2 है ये दोनों अपने आप में यूनिक है, ये दोनों एंगल्स का जो पेयर है ये अपने आप में यूनिक है। इस फील्ड में मतलब ये जो कंडक्टर है इसके राइट हैंड साइड में आपको ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर फाई 1 की जो वैल्यू है और फाई 2 की जो वैल्यू है वो सेम हो। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर फाई 2 की वैल्यू मान लो 40 डिग्री है, फाई 2 की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है। ठीक है, और फाई 1 की वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको स्पेस में कोई और दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर फाई 1 और फाई 2 की जो वैल्यू है वो सेम टू सेम कहीं और मिले। मतलब अगर फाई 2 की वैल्यू यहाँ 40 है और फाई 1 जो है 30 है, तो ऐसा 40 और 30 का पेयर जो है आपको इस साइड कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, ना यहाँ कहीं भी जो है आपको नहीं मिलेगा। ये P पॉइंट और ये फाई 1 और फाई 2 अपने आप में यूनिक है। हाँ, ये जो फाई 1 और फाई 2 की जो जो वैल्यू है वैसी सेम वैल्यू इस साइड मिल सकती है, लेकिन कंडक्टर के एक साइड में जो पॉइंट आप चूज करोगे वो पॉइंट अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। तो फाई 1 और फाई 2 अपने आप में यूनिक है, इसका जो है कोई दूसरा पेयर पॉसिबल नहीं है। अब हमको पता है कि हम लोग डायरेक्टली जो है किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण एक साथ जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बहुत छोटा सा जो है एरिया जो है, बहुत छोटा सा पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे, और ये जो होगा कितना होगा, बहुत छोटा होगा एज अ पॉइंट सोर्स की तरह। ठीक है, इसके कारण इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इसको हम लोग कर देते हैं ज्वाइन यहाँ पर, ये ऐसा। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है,
अब ये जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है मान लो फाई एंगल, ठीक है। अभी वो डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा, जैसे ये देखो ये वाला फाई एंगल जो बन रहा है ना, ये यही है, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पर फाई एंगल, ठीक है, फाई एंगल। और यहाँ से जो पॉइंट हमने चूज किया, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है आर। कौन सा डिस्टेंस है ये, स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर वो पॉइंट है, स्मॉल आर वो डिस्टेंस है जहां पर सोर्स चार्ज है और जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। सो देखो ये क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर फाई एंगल बना रहा है तो ये अगर फाई एंगल है तो ये वाला भी क्या होगा, फाई होगा। देखो इस डायग्राम में अगर ये वाला फाई है तो इसका वर्टिकल अपोजिट भी तो फाई होगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाई एंगल बनाएगा तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी cos थीटा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में डी sin थीटा। तो डी sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और डी cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया। अब समझ में आ गया। अब ये जो पॉइंट हमने जो कंसिडर किया है DL, ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी जस्ट आपको समझाने के लिए इस लेंथ को मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अभी हमको काम है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा डिस्टेंस कितना है, DL है, ठीक है। अब DL को समझाना है तो मैंने इस पॉइंट को जूम किया और इसको बड़ा कर दिया और इसके ये वाला एंड को मैंने फिर इसके साथ जोड़ दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है डी फाई इज द एंगल, ठीक है। अब आपको ये डी फाई समझ में आ गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देखो, आपने क्लास 11th में ये भी पढ़ा होगा कि अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर दोनों के बीच का जो एंगल है अगर वो बहुत ज्यादा छोटा है तो इन दोनों लेंथों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो ऊपर वाला भी आर है और ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है डी, ये तो खुद ही पॉइंट साइज है ना, तो पॉइंट कितना एंगल बनाएगा, बहुत छोटा एंगल बनाएगा। तो बहुत छोटा एंगल बनाएगा तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको शायद डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने मेन डायग्राम में और मैं वापस से आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा कंडक्टर, ठीक है, जिसका क्या है पॉजिटिव चार्ज जो है हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये उसके बीचों बीच से कैपिटल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। पी का पोजीशन को बताने के लिए हमने इस वायर के दोनों एंड से उसका एंगल का मेजरमेंट कर लिया। ऊपर से इसका एंगल है φ2, नीचे से इसका एंगल है φ1। तो φ1 और φ2 क्या है, पी के पोजीशन को बताने वाले जो है दो एंगल्स हैं। और φ1 और φ2 जैसा जो पेयर है वो इस साइड कहीं पर भी दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये यूनिक पेयर है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इस पी पॉइंट पर इस स्ट्रेट वायर के कारण जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा लेंथ कंसिडर किया डीएल, ठीक है, डीएल कंसिडर किया। और ये जो डीएल है इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, डीई। और ये कितना एंगल के साथ बना रहा है, फाई एंगल के साथ हमने एज्यूम किया। तो अगर डी इस पी पॉइंट पर फाई एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कंसिडर कर लिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ रफली डायग्राम में बताया था, ठीक है। उसके बाद ये जो डीएल है ये बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन अभी इसको हमें काम है हमारा, तो हमने क्या किया, इस डीएल को थोड़ा सा हमने बड़ा दिखा दिया। तो बड़ा सिर्फ दिखाया है, इतना बड़ा होता नहीं है ना, ठीक है। और डीएल का ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड जो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो एंगल कितना है, वो एंगल है डी फाई एंगल। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये जो डीएल लेंथ है इस पर चार्ज कितना होगा, तो बहुत छोटा सा लेंथ है, इस पर चार्ज भी जो है हमने बहुत छोटा सा कंसिडर कर लिया और वो बहुत छोटा सा चार्ज क्या है, डीक्यू है, ठीक है। और डीक्यू कितना होगा, तो यहाँ पर हमको टोटल चार्ज नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि स्ट्रेट वायर के लिए हम लोगों ने लैम्डा पढ़ा हुआ है और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसके पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा है और हमको कितना लेंथ पर चाहिए, डीएल लेंथ पर। तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। तो उस पॉइंट पर टोटल चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा इस कंपोनेंट के बारे में और देखो। ये जो d cos थीटा है ये इस कंडक्टर के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। देखो इस कंडक्टर के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। और ये जो d sin थीटा है वो इस कंडक्टर के साथ कैसा है, पैरेलल। तो हमको यहाँ पर इस P पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग तो हमको दो अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक डी cos थीटा, दूसरा डीई sin थीटा जो है हमको अलग अलग जो है निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं।
ये डेरिवेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आराम से पेशेंसली होके जो है, पेशेंट होना नहीं है, ठीक है। पेशेंट के साथ जो इसको वॉच करो, सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। फिजिक्स बहुत इजी है, बस आपका थोड़ा सा जो है आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैं आपको फिजिक्स को, आपके लिए फिजिक्स को बहुत इजी बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग रटो नहीं, आराम से समझो, साथ ही साथ आपका बेस भी क्या हो, स्ट्रांग। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, D कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। ये तो हमको पता है, 11th में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी या कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर थीटा एंगल या कोई भी एंगल अगर क्रिएट करता है तो उसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। एक है डी कॉस थीटा जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो कंडक्टर के परपेंडिकुलर ना, कंडक्टर के परपेंडिकुलर, और दूसरा है डी साइन थीटा, मैंने आपको बताया था पैरेलल टू कंडक्टर, ठीक है। तो इन दोनों का ही कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq। अब dq कहां पर था, dl पर था ना, तो dl पर क्या है, dq। तो वो छोटा सा जो चार्ज है dq, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भैया, 1/4πε0 चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा डिस्टेंस लेंगे, तो देखो चार्ज कहाँ है, यहाँ है चार्ज हमारा यहाँ पर है, छोटा सा चार्ज dq यहाँ है, और डिस्टेंस ये है। तो डिस्टेंस हमेशा कौन सा लेते हैं, जहां पर चार्ज रहता है और जहां पर पॉइंट रहता है उसके बीच का डिस्टेंस लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने dq को वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, dq इज इक्वल टू क्या आया था, लैम्डा dl, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना, 1/4πε0 लैम्डा dl अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो dl है, ये लेंथ कितना है हमको नहीं पता, कि 1 मिलीमीटर है कि 2 मिलीमीटर है कि 3 मिलीमीटर है, नहीं पता। तो हम लोग ये जो dl वाला जो टर्म्स है उसको किसी दूसरे टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो आपने जो है क्लास 10th में या क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़े होंगे कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस, पढ़े हो आपने, ठीक है। आर्क अपॉन में रेडियस जो है होता है, ग्राफिक्स में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आ गया, चलो। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो यहां पर देखो, अगर इस P पॉइंट को देखोगे आप, ठीक है, ये P पॉइंट को एज अ सेंटर ले लो, और ये जो R है ये क्या है, रेडियस है, और ये जो DL है, ये DL किसका काम कर रहा है, आर्क का काम कर रहा है। अगर इसको सेंटर लोगे, इसको रेडियस लोगे, तो ऐसा एक सर्कल बनेगा ना, स्फीयर बनेगा। तो यहाँ पर ये जो DL है ये आर्क है, और ये जो R है वो रेडियस है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो डी फाई एंगल। तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग कि एंगल, एंगल कौन सा है अभी हमारा, डी फाई है। सो एंगल इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क कौन सा है, आर्क तो डीएल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, छोटा सा लेंथ डीएल, और डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस है हमारा स्मॉल आर। तो यहां से मैं डीएल को क्या कर सकता हूं, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आर डी फाई। तो देखो डीएल को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई। और ये देखो अगले स्टेप में हमने डीएल को क्या कर दिया है, आर डी फाई। तो ये आर डी फाई कहां से आया समझ में आया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले रिलेशन से जो है आया है। अब नीचे में है आर स्क्वायर, ऊपर में है आर, एक आर और एक आर कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया, एक आर बच गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या इस रिलेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/4πε0, उसके बाद जो है लैम्डा डी फाई। ये जो r है इसको मैं सिंपली ऐसे 1/r करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 1/r करके लिख सकता हूं। अब ये r जो है ये भी हमको नहीं पता है, क्या पता है हमको, हमको सिर्फ कौन सी क्वांटिटी पता है। देखो हम जो अपना फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे कि उस फॉर्मूले में आने वाले जो टर्म्स हैं वो टर्म्स में कैसे कैसे टर्म्स रहे जो हमको पता है। जैसे हमको क्या चीज पता है, ये कैपिटल आर पता है हमको, और क्या चीज पता है, φ1 और φ2 पता है हमको। तो ये तीन चीजें जो है हमको पता है, और एक तो कंडक्टर का लेंथ पता है। तो हम भी क्या चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला जो मिले वो हमको किस क्वांटिटीज में मिले, गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में, क्योंकि ये सब तो हमारा अजम्पशन है, फाई डी फाई, यहाँ का फाई डी साइन थीटा कॉस फाई, ये सब तो हमारा अजम्पशन है। तो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली जब हमको पढ़ना है तो हमको जो गिवन क्वांटिटीज पता है उसी को तो वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। आपको जो क्वांटिटी पता ही नहीं है उसको कैसे करोगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जितनी भी अननोन क्वांटिटीज हैं उन सबको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, नोन क्वांटिटी में। जैसे यहां पर हमने एक कन्वर्जन किया किसको, डीएल को।
डीएल हमको नहीं पता था तो डीएल को हमने आर के टर्म्स में कन्वर्ट किया। अब फिर से इसको हम लोग बाद में और कन्वर्ट करेंगे, टेंशन मत हो। ये जो आर डी फाइव जो दिख रहा है ना, इसको फिर से हम लोग बाद में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आर और आर तो कैंसिल हो गया। तो जो जो यहाँ पर अभी भी अननोन क्वांटिटीज बची हुई हैं, जैसे लैम्डा तो हमको पता है कि लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, और वायर का चार्ज डेंसिटी हमको पता है, तो लैम्डा गिवन क्वांटिटी हो गया। 1/r एक अननोन क्वांटिटी है, तो 1/r को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, गिवन क्वांटिटीज में, ताकि हमारा फॉर्मूला अच्छा दिखे, गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में दिखे। अब ये r निकलेगा कैसे, तो r कैसे निकलेगा इसके लिए देखो, एक ट्राइंगल मैं आपको बता रहा हूं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये तो p है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, सपोज m दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, n, ठीक है, और इसको दे देते हैं कुछ देर के लिए n, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल p n m में, ध्यान से देखो p n m में ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 5। तो बेस कौन सा बनेगा, ये r जो है बेस बनेगा, परपेंडिकुलर कौन बनेगा, mn बनेगा, हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा, ये m से लेके p बनेगा। तो जब इसमें आप cos फाई यूज करोगे, cos फाई लगाओगे उस पर, और cos फाई किसको किसको कनेक्ट करता है, तो cos फाई कनेक्ट करता है किसको किसको कनेक्ट करता है भैया, cos फाई कनेक्ट करता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, किसको कनेक्ट करता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख लेते हैं हम लोग कि किसको किसको कनेक्ट करता है, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सा है, बेस है हमारा कैपिटल आर, और हाइपोटेनियस क्या है, स्मॉल आर। तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा कि बेस कितना था, बेस था हमारा कैपिटल आर था, ठीक है, बेस हमारा कितना था, कैपिटल आर था, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो हमारा स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है ना। तो अब यहां से देखो, अगर मैं 1/r की वैल्यू निकालना चाहूंगा, 1/r की, ध्यान रखना मैं 1/r की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो 1/r की वैल्यू निकालूंगा तो ये कैपिटल आर जो है क्या करेगा, ये जो है यहां से हट जाएगा, और ये क्या करेगा, cos फाई को आके डिवाइड करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो 1/r की वैल्यू क्या हो गई, cos फाई अपॉन में r। तो यहां से हमने 1/r की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि ये स्मॉल r अननोन क्वांटिटी है, और कैपिटल R कैसा है, नोन क्वांटिटी है। तो चलो कुछ तो कम हुआ, अननोन से कुछ तो नोन मिला। अब बोलोगे कि सर 5 भी तो अननोन है, तो रुक जाओ ना भाई, सबर करो, धीरे धीरे निकालेंगे, ठीक है। तो r जो है हमारा नोन है, 1 स्मॉल r जो था वो अननोन था, तो इसको हमने यहाँ से चेंज कर लिया। अब ये हमको कैसे दिखेगा, देखो ये जो है हमको ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा, अब 1/r की जगह हमारे पास क्या आ गया, cos फाई अपॉन r। याद रखना 1/r की वैल्यू उसको उल्टा मत करना, तो 1/r की जगह हमने cos फाई अपॉन r रख दिया। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें कितने अननोन क्वांटिटी हैं, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है फाई, बाकी लैम्डा पता है, आर पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन पता है, ठीक है। तो देखो हमने शुरुआत किया था कहां से और हम लोग कहां पहुंच गए, तो हमारा जो फॉर्मूला है अब उसमें ज्यादातर हमको क्या दिख रही है, नॉन क्वांटिटीज आर, लैम्डा, फाई, ऐसा चीजें हमको दिख रही हैं। अभी भी कुछ अननोन है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अभी डेरिवेशन जब आगे करेंगे तो उन सारे अननोन्स को हम लोग हटा देंगे, और सारे अननोन के जगह हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज आ जाएंगी, नॉन क्वांटिटीज। और नॉन क्वांटिटीज अगेन कौन कौन सी है, आर है, उसके बाद फाई 1 है, और उसके बाद क्या है, फाई 2 है। ये हमारे पास क्या है, नॉन क्वांटिटीज है। तो हम लोग उसी के टर्म्स में हमारे फाइनल फॉर्मूला को भी दिखाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, यहाँ पर ये सिंबल ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये परपेंडिकुलर का होता है, शॉर्टकट होता है, याद रखना, ऐसा परपेंडिकुलर, तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, तो कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट था, ऊपर मैंने बता दिया था DE cos फाई। अब देखो D हमको पता चल चुका है, और साथ ही साथ cos फाई यहाँ पर और मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो cos फाई और cos फाई मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, cos फाई स्क्वायर। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या एक ही ऐसा यहाँ पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ही बनेगा क्या, नहीं, वो तो एक छोटा सा लेंथ डीएल के कारण बना हुआ है। ऐसा कितना लेंथ है, बहुत बड़ा लेंथ है। तो टोटल लेंथ के कारण जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, वो भी कौन सा कंपोनेंट, जो कि कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर कौन है, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर है डी फाई। अभी आप मैथ में पढ़ोगे इंटीग्रेशन, तो वहां पर आप सीखोगे कि इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर क्या होता है।
तो यहाँ पर ये जो डी फाई है यह इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर, यही हमारा इंटीग्रेशन करने का काम करेगा। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमको लिमिट भी यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डी फाई है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो ये वेरी कर सकता है, देखो कहां से कहां तक कर सकता है, देखो डायग्राम देखते हैं, एक मिनट। ये देखो ये डी फाई कहाँ है, हमारा डी फाई जो है ये है। डी फाई मिनिमम कितना नीचे आ सकता है, मिनिमम आ सकता है फाई 1 नीचे, मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है, उल्टे डायरेक्शन में। देखो ये तो इसका फेवरेबल कंडीशन है, नीचे की तरफ है, नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना एंगल जा सकता है, फाई 2, और नीचे मिनिमम कितना आ सकता है, फाई 1। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, फाई 1 टू फाई 2। समझ में आ गया, इसका लिमिट क्या होगा, फाई 1 टू फाई 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, पहले यहाँ पर है ये माइनस फाई 1, माइनस क्यों, नीचे है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ना भाई ये आर था, आर के नीचे तरफ जाओगे तो माइनस, ऊपर तरफ जाओगे तो प्लस होगा, ठीक है। वाई एक्सिस में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो ये है फाई 1 माइनस और ये है फाई 2 प्लस। अब आप एक और चीज पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, जब हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं, ठीक है, जब लिमिट को हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये जो माइनस है क्या हो जाएगा, यही रहेगा, और फाई 2 नीचे आ जाएगा और फाई 1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब बेसिकली हम लोग लिमिट का जो है चेंज जो है कर सकते हैं। ये भी आपका मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स में ये वापस से वहां पर आएगा, तो वहां आप लोग देख लेना। बस फिलहाल ये समझो कि लिमिट अभी चेंज हो गया हमारा, फाई 1 पहले यहाँ था वो यहाँ चले गया और फाई 2 जो है नीचे आ गया, इसीलिए फाई 2 के साथ माइनस लग गया। बस इतना समझ लो अभी, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर फाई है, अब अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया। अब आप पढ़े होगे कि नहीं इंटीग्रेशन, आई डोंट नो, लेकिन अब हमको तो यूज करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर फाई का हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमको इसको स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो 11th में आपने डेफिनेटली पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा को कैसा लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस 2 फाई अपॉन में 2, ऐसा लिखा जा सकता है, डेफिनेटली लिखा जा सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा, ये देखो हम लोग जो है 1/2 को पूरे से बाहर कर देते हैं और लैम्डा को भी बाहर कर देते हैं। तो जो जो कांस्टेंट है सबको बाहर कर दिए, 1/2 को भी बाहर कर दिए। अब अंदर में क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस कॉस 2 फाई। तो फिर हमने क्या किया, इसको सेपरेट लिख दिया 1 कॉस फाई को, और इसको हमने अलग अलग कर दिया ताकि इंटीग्रेशन करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जो ऑपरेटर होता है वही होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन है, डी फाई, तो डी फाई का यहाँ पर आ जाएगा फाई। अब इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, प्लस अब यहाँ पर cos 2 फाई का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो cos 2 फाई का हो जाएगा sin 2 फाई। लेकिन 2 फाई का फिर से आपको करना पड़ेगा, तो 2 फाई का फिर से आएगा 2, और वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। इस डेरिवेशन को अभी आप देख लो, जब आप मैथमेटिक्स में जो है एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, उसके बाद वापस से आके जब इसी डेरिवेशन को देखोगे ना तो लगेगा अरे ये तो हलवा है करके, ठीक है। पहली बार आपको जब देख रहे होगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ गया यहाँ पर। अब फिजिक्स जो है ये वेट थोड़ी करेगा कि आपने इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म किया है कि नहीं किया है मैथ्स में, ठीक है। उसको ये थोड़ी पता है कि तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि नहीं, कि तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं, उसको मतलब नहीं, उसको तो इंटीग्रेशन करने से मतलब है। तो जब इस डेरिवेशन को इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद वापस से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो cos 2 फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2 फाई अपॉन में 2। अब एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस करके जो है लोअर लिमिट को रखेंगे। सिमिलरली यहाँ भी एक बार अपर लिमिट को रखेंगे इस फाई की जगह, और फिर माइनस करके यहाँ पर जो है लोअर लिमिट को हम लोग रखेंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये तो चीज पता होगा कि साइन का एंगल माइनस होने से वो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, ये दोनों प्लस हो गए, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस 1/2 साइन 2 फाई 1 प्लस साइन 2 फाई 2। अब इस फॉर्मूले को आप देखो, इस फॉर्मूले में जितने टर्म्स आए हैं, क्या सारे टर्म्स हमारे पास नॉन जो क्वांटिटीज थी उस टर्म्स में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद करो, 9 × 10⁹ ये पता है। लैम्डा वायर की चार्ज डेंसिटी हमको पता है। 2r मतलब डिस्टेंस कितना है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पॉइंट कितना है, ये भी हमको पता है। फाई 1 भी पता है, फाई 2 भी पता है, यहाँ का भी फाई 1 पता है, यहाँ का भी फाई 2 पता है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सारे गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया।
किसमें कन्वर्ट हो गया, गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में जो है ये कन्वर्ट हो गया। पहले नहीं तो हमको क्या क्या दिख रहा था, स्मॉल आर दिख रहा था, D5 दिख रहा था, ऐसे ऐसे क्वांटिटीज दिख रही थी। अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला जिसमें हमको सारे नोन क्वांटिटीज पता है, ठीक है। अब एक कंडीशन लेते हैं कि इफ P इज एट अ सेंटर, अब मान लो कि जो P है वो एग्जैक्ट सेंटर में है, ठीक है। पहले क्या क्या एंगल बना रहा था, अलग अलग एंगल बना रहा था, ठीक है। अलग अलग ऊपर वाले एंड के साथ कितना एंगल बना रहा था, φ2 एंगल बना रहा था, और नीचे वाले के साथ कितना एंगल बना रहा था, φ1 एंगल बना रहा था। तो मान लेते हैं कि φ1 और φ2 क्या है, सेम है, मतलब अगर φ1 30 है तो φ2 भी क्या है, 30 है। तो उस केस में ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, देखो तो φ1 और φ2 सेम हो गए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 + 5 तो कितना हो जाएगा, 2 5। जब यहाँ पर रखोगे तो 2 sin 2 5 प्लस sin 2 5 कितना हो जाएगा, 2 sin 2 5। तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये हमको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में 2r 2 5 प्लस sin 2 5। अगर φ1 और φ2 सेम है तो हमको ये फॉर्मूला जो है मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा कंपोनेंट, जो कि दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो पैरेलल में कौन था, डी ई साइन थीटा, डी साइन फाई। तो डी की वैल्यू हमको पता है, डी इज इक्वल टू 1/4 पाई लैम्डा डी फाई कॉस फाई अपॉन में आर, ऊपर ही पता चल चुका है। अब इसके साथ साइन फाई का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, ये तो एक छोटे से पॉइंट के कारण है, अगर टोटल चाहिए तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। वापिस से हमारा लिमिट क्या होगा, -φ2 to φ1, जो कांस्टेंट था उसको हमने बाहर कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए इतना को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा, ताकि इसको हम लोग sin 2 फाई बना सकें। sin 2 फाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos फाई sin फाई, ठीक है। तो ये हो गया 2 का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या बन गया, 2 sin फाई cos फाई जो है sin 2 फाई का फॉर्मूला बन गया। और ये डिनोमिनेटर का 2 कहाँ आ गया, बाहर निकल गया, यहाँ देखो। अब sin 2 फाई का इंटीग्रेशन होता है cos 2 फाई अपॉन में 2 माइनस के साथ ना, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो यहाँ आ गया माइनस cos 2 फाई अपॉन में 2, φ1 से लेके φ2। तो अब वापिस से एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो cos 2 फाई की जगह एक बार हमने अपर लिमिट को पुट कर दिया, देखो उसके बाद माइनस लगाकर हमने लोअर लिमिट को पुट कर दिया। अब ये माइनस और ये माइनस फिर से क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, देखो ये देखो ये जो माइनस था ना, इस माइनस को, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन करने से ये माइनस आया था, ये माइनस अभी तक कहाँ चल रहा था, बाहर चल रहा था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस स्टेप के बाद यहाँ से जब यहाँ आए तो इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो पहले प्लस था अब वो माइनस हो गया, और जो पहले माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। और आपको पता होगा कि कॉस का एंगल अगर माइनस है तो उसको प्लस लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्लस बन गया और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होने के कारण ये माइनस जो है प्लस बन गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमको मिल गया। अब देखो वापिस से ये फॉर्मूला जो हमको मिला है पैरेलल वाला, वो भी क्या गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में है कि नहीं, देखो लैम्डा है, आर है, φ2 है, φ1 है, यही चीज तो हमको चाहिए था गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में, ठीक है। तो हमको पैरेलल मिल गया और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट्स जो है हमको मिल गए, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लॉन्ग वायर, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको जो पढ़ना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, तो इसीलिए इसको इसी वीडियो में नहीं डाल रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग इस डेरिवेशन को देखकर ऐसे ही मेरे ख्याल से जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है और इसमें अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप मैथ्स पढ़ोगे इंटीग्रेशन उसके बाद आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। फिर भी एक बार कोशिश करना, इजी है। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा ना तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं इंटीग्रेशन शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन शॉर्ट में समझा दूंगा, वैसे मैथ्स में तो पूरा का पूरा 2 चैप्टर ही है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा दूंगा ताकि आपको ये डेरिवेशन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसी में जो है इसको कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें हम लोग इसको देख लेते हैं। सो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के साथ, एक पर्टिकुलर सर्कुलर सरफेस हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है,
किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के साथ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लिंक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब सिंपली क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लाइनें प्रेजेंस है उसको ही क्या करता है, ये बताता है। जैसे अगर आपके कमरे में मान लो कमरे के कोने के एक दीवार पर जो है इस तरीके का होल है और इस होल से क्या हो रही है, लाइटें जो है आ रही हैं, लाइट की रेज आ रही हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है ना, जैसे खिड़की से आ रहा है तो खिड़की से लाइटें आ रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट फ्लक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस होकर आ रही है। और अगर आपके दरवाजे से आ रही है तो दरवाजे का एरिया बड़ा है, दरवाजे का एरिया जब बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइट जो होंगी वो भी क्या होंगी, ज्यादा आएंगी। सिंपल सा चीज है, खिड़की छोटा होता है दरवाजा बड़ा होता है तो किसमें लाइट ज्यादा आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका एरिया बड़ा होगा उसमें जो है लाइट क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो उसी तरीके से जितना बड़ा सरफेस का एरिया होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के साथ लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिस तरीके से आप नल के नीचे अपना बाल्टी रखते हो तो नल का पानी जो होता है पूरा का पूरा बाल्टी से लिंक होता है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उस समय, वाटर फ्लक्स बोल देंगे, क्योंकि वाटर जो है बाल्टी के एरिया से लिंक्ड हुई है तो उसको बोलेंगे वाटर फ्लक्स। इस केस में देखो लाइट जो है वो किसके साथ लिंक हुई है, एरिया के साथ, तो इसको हमने क्या बोल दिया, लाइट फ्लक्स। तो उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती है तो जितना एरिया से पास होती है उसी के अमाउंट को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका ये कौन सी क्वांटिटी है, देखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल सा चीज है, लाइंस ज्यादा कब होंगी, जब आपका एरिया बड़ा होगा। खिड़की छोटा है इसीलिए लाइट कम आई, दरवाजा बड़ा है इसीलिए लाइट ज्यादा आई। तो लाइट का ज्यादा आना किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कितना बड़ा एरिया है और कितना छोटा एरिया है। आपने क्या किया, एक बाल्टी लेकर गए और दो नल के पास रखे। एक जो नल था उसका एरिया छोटा था और दूसरा जो नल था उसका एरिया बड़ा था, तो किसमें पानी ज्यादा आएगा, आपका बाल्टी जल्दी किसमें भरेगा, ऑब्वियस सी बात है जिसका एरिया ज्यादा बड़ा होगा। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा लाइनें उससे लिंक हो सकती हैं। समझ में आ गया? जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो ये जो है इतना चौड़ा रोड है, ठीक है, जिसमें मुश्किल से दो लोग जो है बाइक चला के जा सकते हैं। तो अब इसमें जो है क्या है, अगर पांच लोग बाइक चलाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एरिया छोटा है। तो एरिया छोटा है तो कम लोग जा सकते हैं। अगर इसी एरिया को अगर हम लोग बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, तो अब ज्यादा लोग जा सकेंगे। तो समझ में आ गया, जितना बड़ा एरिया होगा उसमें उतनी ज्यादा लाइनें जो है जा सकती हैं। दूसरा चीज जो फ्लक्स पर डिपेंड करता है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूंगा कि खिड़की और दरवाजा मतलब अब हमारे पास मान लो दो खिड़कियां हैं, दोनों खिड़कियां जो है क्या है, सेम एरिया की है, ठीक है, दोनों एरिया दोनों क्या है, सेम की है। अब मैं पूछूंगा कि अगर दोनों सेम है तब भी लाइट एक में कम आ रही है और एक में ज्यादा आ रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, कि हो सकता है पहले वाले खिड़की में जो है धूप कम पड़ रही होगी और दूसरे वाले में जो है क्या हो रही है, धूप ज्यादा पड़ रही होगी। तो एक और चीज पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कौन सा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे कि सुबह की जो लाइट होती है वो कम होती है, सुबह जो होती है सन की लाइट रेस कम आती है, और दोपहर पर लाइट रेस क्या होती है, बहुत ज्यादा आती है। तो दोपहर को हमको चीजें ज्यादा चमकती हुई अच्छी दिखती हैं, जबकि सुबह सुबह क्या होता है, लाइट कम होता है इसीलिए हमको चीजें कम दिखती है। तो समझ में आ गया अब आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करती है, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास होंगी, जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट आएगा मतलब इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। और फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई ई से, फाई ई फ्लक्स ई, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता था कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, तो अभी समझ लो कि एरिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब उसका अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका वेक्टर कहाँ होता है, ठीक है, तो उसका वेक्टर होता है जिस सरफेस पर आप निकालना चाहते हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर जो है होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, या एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूं इसको, फिर समझाता हूं। पहली चीज तो अपने माइंड में ये डाल लो कि एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी जो है होता है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर में, जैसे आप इस सरफेस के ऊपर में अपना पेन रखोगे ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पेन रखोगे तो वहीं उस एरिया का क्या होगा? एरिया वेक्टर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसके परपेंडिकुलर। अगर मैं पूछूं नीचे वाले का एरिया वेक्टर कहाँ है, तो नीचे इसके परपेंडिकुलर। अगर मैं बोलूं लेफ्ट वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस फ्रंट वाले का एरिया वेक्टर कहाँ है पूछूंगा, तो इस फ्रंट के परपेंडिकुलर। और बैक वाले का पूछूंगा तो बैक के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो वेक्टर क्वांटिटी कहाँ होती है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो एरिया और ये क्या है? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटीज है, और लेंथ जो है वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी जो है, ठीक है। तभी तो इन दोनों वेक्टर का जो है प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा। पढ़े हो ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके साथ क्या आता है? साइन थीटा। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से उसका रिजल्ट क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब इसी को मैं अगर डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहूंगा, तो जब मैं क्रॉस को जो है क्या करूंगा, यहाँ पर जो है दोनों को मैं अगर लिखना चाहूंगा तो मेरे को यहाँ पर क्या यूज करना, सॉरी एक मिनट, इन दोनों पे जो है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी सॉरी मैंने गलत बता दिया। इन दोनों के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट को जब आप कन्वर्ट करना चाहोगे मैग्नीट्यूड में, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ कौन आता है? कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कौन आता है? साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर जो है मैंने डॉट प्रोडक्ट कन्वर्ट किया मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। एक तो ये तरीका है इसको समझने का। वापिस से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ना, मैंने गलती से बोल दिया क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। डॉट को जब मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे तो इसके साथ कॉस थीटा आएगा। दूसरा तरीका यह है इसको समझने का कि देखो यहाँ पर मान लो क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसमें हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर एरिया को जो है हमने रख दिया। ये देखो, ये जो सरफेस है ये क्या है? एक एरिया है। ये क्या है? एक एरिया है। अब ये एरिया पहले कैसा है? परपेंडिकुलर है। और इस एरिया से कितनी लाइनें लिंक हो रही हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7। जब ये ऐसा सीधा था तो इससे 7 मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें लिंक हो रही थी, तो इसका फ्लक्स उस समय 7 था। हमने इसके एक एंड को पकड़ा और इसको थीटा एंगल जो है हमने घुमा दिया। तो जब ये थीटा एंगल घुमाया तो क्या इसका लेंथ हमने कम किया? आंसर है हमने इसका लेंथ कम नहीं किया, बस इसको हमने घुमा दिया। अब हमने घुमाया तो देखो कितने लाइनें अब इस एरिया से लिंक हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5, दो लाइनें कम हो गई। तो दो लाइनें कम होगी मतलब फ्लक्स भी कम हो जाएगा। अब देखो मैथमेटिक्स से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये 90 है और ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? बेस। ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमको क्या करना है? कितनी लाइनें लिंक हो रही वो पता करना है। तो वो कौन दे देगा हमको? ये स्ट्रेट लाइन हमको दे देगा। ये स्ट्रेट लाइन से भी तो कितने लाइनें लिंक हो रही? 5 ही लाइन लिंक हो रही ना। तो ये स्ट्रेट लाइन हमको क्या करेगा? हमको वो जो कितनी लाइनें लिंक हो रही हैं वो हमको बता देगा। और वही तो हमको चाहिए फ्लक्स के लिए। तो अब इसमें हमने क्या किया? हमने cos थीटा यूज किया। cos थीटा जब यूज करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा? NO, और हाइपोटेनियस कितना है? MN। अब हाइपोटेनियस को हमने क्यों लिया? क्योंकि इसका एरिया कितना है? A। हमने एरिया के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, तो इसका जितना एरिया था इसका एरिया अभी भी उतना ही है, इसीलिए हमने cos थीटा लगाया। क्योंकि बेस ये तो हमको चाहिए और हमारे पास पता है कौन सा चीज? हाइपोटेनियस। तो हम लोग क्या साइन थीटा यूज कर सकते थे? नहीं। साइन थीटा अगर यूज करते तो हमको क्या चाहिए था? परपेंडिकुलर। जबकि हमको परपेंडिकुलर से लेना देना ही नहीं है, हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो बेस हमको चाहिए था। हाइपोटेनियस हमको पता है क्योंकि ये एरिया ही मुड़कर इधर आया है, तो हमने cos थीटा यूज किया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस के हमको चाहिए था कि कितनी लाइनें लिंक हो रही हैं, और mn क्या था? mn की वैल्यू थी एरिया, उसका कितना था? a। तो यहां से हमको क्या मिल गया? NO इज इक्वल टू a cos थीटा। अब ये तो एरिया हो गया। अब अगर फ्लक्स चाहिए तो एरिया को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? इधर देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ।
तो ये था हमारा एरिया, उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। याद रखना ये वाला जो हमने निकाला है वो है एरिया, कितनी एरिया से लिंक हो रही है ये ठीक है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया फ्लक्स। तो फ्लक्स होता है ई ए कॉस फाई, और ये जो फाई जो होता है, ये थीटा एंगल जो होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है होता है। तो अगर देख लो, अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लेते हैं कि ये है एक एरिया, ये क्या है, एक एरिया है, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा कि इन दोनों के बीच का थीटा बताओ, तो आप थीटा कितना बनाओगे, क्या आप थीटा 90 डिग्री बता रहे हो, तो आंसर है आपका गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आपको इस सरफेस में से आपको निकालना है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर तो इधर होगा। तो ये दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। अगर आपको इस सरफेस का पता करना है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो अब इस केस में कितना एंगल बनेगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, उस समय 180 होगा। अगर आपका इस सरफेस के लिए निकालना है आपको थीटा, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे होगा। अब ये जब नीचे होगा तो इसके साथ ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ऊपर वाले का भी 90 डिग्री। तो थीटा हमेशा किसके किसके बीच का एंगल होता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो इस चीज को एक बार अच्छे से पढ़ना। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली बता देना, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से जो है आपको समझा दूंगा बेसिक से, ताकि इंटीग्रेशन को भी आप समझ पाओ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी आप समझ पाओ। तो फ्लक्स क्या है समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही हैं वो कहलाता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।